नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं बागवानी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बात करें यहाँ के लोगों की तो यहाँ के लोगों की जीविका में कृषि एवं बागवानी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में कृषि एवं बागवानी से अपनी जीविका के लिए जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई फल फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे किसानों और बागवानों के साथ प्रदेश की आय भी सुदृढ़ होती है, आर्थिकी को मजबूती मिलती है। हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जलवायु परिस्थिति और भौगोलिक परिस्थितियों के देखते हुए आज यहाँ पर कई नए फल फसलों का उत्पादन होने की संभावनाएं हैं। ये फल फसलें क्या है, कैसे इनका उत्पादन किया जा सकता है, इसी विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बागवानी विभाग से फ्रूट टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर नरदेव कुमार ठाकुर जी हैं। डॉक्टर नरदेव, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर नरदेव, बात करें नए फल फसलों की संभावनाओं की, तो उसके परिदृश्य की यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो क्या परिदृश्य है उसके उत्पादन का? उससे पहले कि हम इस विषय पे बात करें जी, मेरा डीडी हिमाचल के कृषि दर्शन इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार। जहाँ तक आप अपने बागवानी का हिमाचल में क्या परिदृश्य है उसके बारे में बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 2,35,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं जी। इसमें आप ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे सेब, यूरोपियन नाशपाती के साथ साथ प्लम, आड़ू, खुमानी, चेरी, बादाम, अनार, पिकानट, वालनट, कीवी फल आदि की फसलें उगाई जाती हैं। अगर हम निचले हिमाचल की बात करें, जिसको हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, तो वहाँ पे आम, लीची, सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जैसे आपका मौसमी है, संतरा है, माल्टा है, नींबू है, गलगल है, और इसके साथ साथ पपीता, जापानी फल और अंगूर तथा आपके कीवी फल की बागवानी की जा रही है। और लेकिन अगर हम हिमाचल के बागवानी के परिदृश्य को देखें तो जितना हमारी पैदावार है उसमें से 80% जो पैदावार है वो लगभग सेब से आती है। तो हम आज तक हम हिमाचल को हम सेब राज्य के नाम से जानते हैं। जी। यदि हम फसलों की बात करें, फलों की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि हम ऊपरी क्षेत्र की यदि बात करें तो वो ज़्यादातर जो है सेब उत्पादन पर जो है वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहता था। जिस तरह से आपने कहा सेब राज्य के रूप में जाना जाता था, परंतु यदि हम निचले क्षेत्रों की बात करें तो निचले क्षेत्रों में क्या संभावना है, किन फलों की संभावना है जो वर्तमान समय में जो है पैदावार बागवानों द्वारा की जा रही है? अगर हम निचले क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो भी फल उगाए जा रहे हैं उनमें मुख्यतः आम है जो फलों का राजा है जी। लेकिन आम में भी ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिनको हमें मैं वहाँ के किसानों और बागवानों को सलाह दूंगा कि वो ऐसी आम की फसलें उगाएं जो देर से पकने वाली हों, क्योंकि हमारा हिमाचल को एक भौगोलिक तौर पे और जलवायु के तौर पे दूसरे राज्यों की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश लाभप्रद स्थिति में है। अगर हम ऐसी आम की फसलें उगाएं जो देर से पकती हो, हर साल फसल देती हो, जो लाल रंग के आम पैदा करते हों और वो पौधे छोटे होते हैं, बौने होते हैं, अगर हम उन फसलों को उगाएं हमारे किसान या बागवान, तो हमारा क्या होगा कि हमारी जो आम की फसल होगी वो उस समय तैयार होगी जब निचले या हमारे जो प्लेन एरियाज हैं दूसरे राज्यों के, वहाँ पे आम की फसल लगभग समाप्त हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो किसान और बागवान जो इन फसलों को उगाएंगे उनको अपने उत्पाद का अच्छी कीमत मिलेगी। जी। डॉक्टर नरदेव, जिस तरह से हम हाल ही के वर्षों की यदि बात करें तो हम जिस तरह से आपने भी कहा कि आज जो है सेब राज्य न रहकर फल राज्य बनता जा रहा है हमारा प्रदेश, यही हम पढ़ते और सुनते भी आ रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है कि आज जो है हर प्रकार के फल जो है वो उसका उत्पादन हिमाचल में होता जा रहा है? किस प्रकार की ऐसी स्थितियाँ हैं? हम कहीं अनुकूल स्थितियाँ हैं, हमारे लिए बहुत लाभप्रद स्थितियाँ हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें अगर आप नीति
आयोग की 2017 की एक रिपोर्ट देखें जी। तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर हमारे किसानों और बागवानों की जो सरकार का उद्देश्य है कि उनकी जो आय है उसको दोगुना करना है, जी। तो उसके लिए हमें कृषि ही नहीं बागवानी में भी विविधता लानी होगी। जी। तो ऐसे बहुत सारे नए फल फसलें हैं जिनकी हम बागवानी अगर करें, वो चाहे निचले क्षेत्र की बात हो चाहे ऊपरी क्षेत्र की बात हो हिमाचल की, तो जो एक हमारे किसानों और बागवानों को अच्छी आमदन पैदा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 2 गुना नहीं कई गुना हमारे किसानों और बागवानों की आय बढ़ सकती है। जी। तो जिसमें मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो एक ब्लूबेरी नया फल है, वो उसका लगभग 99% जो अभी फल है वो बाहरी देशों से आ रहा है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक और जलवायु की स्थिति को देखें तो इस फल की हम बागवानी यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, चाहे उनकी संख्या अभी तक ज़्यादा ना हो, बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने इसकी बागवानी पे काम करना शुरू कर दिया है और लोगों ने इसका पौधारोपण करना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ एक मैकेडेमिया नट है जिसको कि दुनिया का सबसे बढ़िया नट कहा जाता है और उसकी बागवानी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ एवोकाडो है, एवोकाडो की बागवानी हम कर सकते हैं। कीवी में आज तक जो आप कीवी फल देख रहे हैं उसके अलावा एक गोल्ड कीवी के नाम से जो मतलब सोने के रंग का बाहर से होता है जी। या गोल्डन या येलो कलर का होता है, उसकी बागवानी हमें करनी चाहिए। और उसके साथ साथ कीवी में और कुछ फसलें हैं जी। जिनकी हमें जो कीवी, अगर आप हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बहुत सारे जो कीवी की जो अलग अलग तरह के फल हैं उनको वहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें कुछ हमारे जो बिना रुईदार, बाहर से आप कीवी में देखें तो कीवी में रुईदार वो होता है, उसकी जो छिलका होता है। लेकिन अब ऐसी किस्में भी हैं जैसे चाहे वो गोल्ड कीवी हो, हमारे पास हार्डी कीवी या स्मूथ कीवी जिसको बोलते हैं वो हो, या एक्टिनिडिया कोलोमिटिका हो, ये किस्में ऐसी हैं जिनमें बाहर से रुई नहीं होती है, तो इसको हम छिलके के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ आम की मैंने आपको बात कही, आम की भी फसलें हम नई किस्में हमें उगानी चाहिए हमारे किसान और बागवानों को जी। तो अगर हमारे किसान और बागवान इन फसलों की तरफ आएंगे तो निसंदेह वो अपनी आमदनी को 2 गुना तो क्या कई गुना ज़्यादा उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अब देखें तो आम की, अगर हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पे देखें तो आम की जो नई किस्में हैं, रंगीन किस्में हैं और जो देर से पकने वाली किस्में ज़्यादातर, इन्हीं की बागवानी हम करें तो हमारे किसान और बागवान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जी। डॉक्टर नरदेव, आपने काफ़ी सारे हमें फ्रूट्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से नए ऐसे फल फसलें हैं जिनकी संभावनाएं जो है वो हिमाचल में हैं। हम इनके बारे में और आपसे जानें उससे पहले मैं हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु स्थिति है, जो ये डिफरेंट जोन्स में बंटा हुआ है, कुछ इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। हमारे जो दर्शक हैं, बागवान और हमारे कृषक भाई बहन हमें देख रहे हैं, वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि तभी वो जान पाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की जो है पौधारोपण किया जा सकता है। तो आप हमें थोड़ा सा इन जोन्स के बारे में बताएं, किस तरह से हमारा जो प्रदेश है वो अलग अलग जोन्स में बंटा हुआ है। अगर हम जलवायु या किसी विशेष क्षेत्र की ऊंचाई के आधार पर हिमाचल प्रदेश को हम 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित करते हैं जी। जिसमें जो पहला जोन है वो है हमारा मैदानी क्षेत्र या कम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो जो भी क्षेत्र हमारे 914 मीटर की एलिवेशन पे या ऊंचाई पे समुद्र तल से जो स्थित हैं ऐसे क्षेत्र, उनको हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं और जोन 1 बोलते हैं। 914 मीटर के से जो ऊपर जो हमारे क्षेत्र हैं उनको हम टेम्परेट जोन में कंक्लूड करते हैं। उसमें उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं सारे टेम्परेट जोन्स, लेकिन कुछ सब ह्यूमिड हैं, कुछ वेट एरियाज हैं, कुछ ड्राई टेम्परेट जोन्स हैं। अब आप लाहौल स्पीति का कुछ एरिया देखें जिसको हम ड्राई टेम्परेट जोन में करते हैं, वहाँ पे तो हम खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे ऐसी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बागवानी कर सकते हैं। तो जोन के आधार पे ही हम किसी भी किसान को या बागवान को सलाह दे सकते हैं कि आपको कौन सी फसल लगानी चाहिए। अगर हम जोन 3 या टेम्परेट जोन के किसानों को अगर ये हम कहें कि आप आम लगाओ तो वो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। और इसी तरह अगर हमारे निचले क्षेत्र के जोन 1 के जो किसान और बागवान हैं, अगर वो
अच्छी किस्म का सेब जो किन्नौर में पैदा होता है या शिमला ज़िला के या कुल्लू ज़िला के या मंडी ज़िला के ऊपरी क्षेत्रों में पैदा होता है, उन किस्मों को की सिफारिश हम हिमाचल के जोन 1 के लिए करें तो वो भी वहाँ के किसानों और बागवानों के साथ एक अच्छी सलाह नहीं होगी, क्योंकि वो उत्पादन जो है वो उस तरह का नहीं हो पाएगा जैसा कि एक बागवान चाहता है। बिल्कुल, वहाँ पे उत्पादन तो क्या, वहाँ पे उन फसलों में इन किस्मों में फल ही नहीं आ पाएगा जी। तो ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो हम सब ट्रॉपिकल रीजन की आपने बात की, उसमें कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका उत्पादन किया जा सकता है? मैं आपसे पहले भी कह रहा था और अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने फलों के राजा आम की बात की, तो आम में हमें जो हम परंपरागत हमारी जो किस्में आम की, दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन वगैरह, इन किस्मों के अलावा हमें अब ऐसी किस्मों पे आना है जो देर से पकती हों, ताकि हम एक आउट ऑफ सीज़न या ऑफ सीज़न फसल का फ़ायदा ले सकें। और उनके फल भी देखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, लाल रंग के होते हैं या गुलाबी रंग के होते हैं। हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं। कुछ किस्में जो हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IRI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली, पूसा, उनके द्वारा कुछ किस्में विकसित की गई हैं। उनमें लालिमा है, पूसा अरुणिमा है, पूसा अंबिका है, पूसा प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठ है जी। और इसके साथ साथ हमारा जो एक सेंट्रल ICR का, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक जो संस्थान है जिसको कहते हैं CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उनका जो मुख्य काम है वो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए नई नई फसलों या उनकी प्रजातियों को विकसित करना है। तो वहाँ की जो किस्में अंबिका और अरुणिका, ये सारी किस्में ऐसी हैं जो छोटे पौधे होते हैं, उनके बौने किस्म के होते हैं, हर साल फल देते हैं, रंग में वो ज़्यादातर किस्में लाल रंग की होती हैं और देर से पकती हैं। तो इसमें इन फसलों में बौना होने के साथ साथ हमारे किसानों और बागवानों को क्या फ़ायदा रहेगा कि उनमें कोई भी ऑपरेशन करना है, फल तोड़ना है, कोई टहनी सूखी उसको हटाना है या कोई स्प्रे करना है, तो वो उनके लिए आसान रहेगा। तो इन फसलों को उगाना चाहिए। उसके साथ साथ ब्लूबेरी एक ऐसी किस्म है जिसको हम हिमाचल प्रदेश के जोन 1 से लेकर के जोन 4 तक उगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को ये सलाह रहेगी कि वो अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये ब्लूबेरी का फल है और उससे फल के साथ साथ उसका बगीचा कैसा होता है, उसके फल कैसे होते हैं, उससे हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरी बागवानों और किसानों को ये सलाह है कि किसी क्षेत्र पे अगर ब्लूबेरी की बागवानी करना चाहते हैं जी, तो वहाँ के लिए किस्म अलग से होगी। अगर हम नूरपुर में इसकी बागवानी करना चाहते हैं तो उसके लिए किस्में अलग होंगी। अगर हम करसोग में उसकी बागवानी करना चाहते हैं तो उसके लिए किस्में अलग होंगी। अगर हम नारकंडा में खड़ा पत्थर के एरिया में इसकी बागवानी करना चाहेंगे या किन्नौर में बागवानी करना चाहेंगे तो वहाँ के जलवायु के हिसाब से अलग अलग किस्में होंगी। तो हमारे किसानों और बागवानों को चाहिए कि वो ब्लूबेरी का बगीचा लगाने से पहले मुझसे या कोई और जानकार हो उनसे इसके बारे में सलाह जरूर लें कि कौन से क्षेत्र में कौन सी किस्मों की ब्लूबेरी की पौधारोपण करना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने ब्लूबेरी की खेती करनी है, किस्मों के साथ साथ कौन सी किस्म कहाँ पे लगानी है, इसमें जो हमारे मिट्टी की जो pH है जी, वो बहुत ज़रूरी है। ब्लूबेरी का अच्छा बगीचा तब होगा जब हमारे वहाँ की मिट्टी की जो pH होगी वो 4 से 5.5 तक होगी। तो इसके लिए हमारे बागवानों और किसानों को पहले अपनी मिट्टी की pH के लिए जांच करवानी पड़ेगी। उसके बाद pH के साथ साथ कौन सी मिट्टी है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुण हैं, वो क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है या लूमी सॉइल है, वो भी उसकी रिपोर्ट भी चाहिए। उसके बाद वो हमारे से या किसी और जानकार से संपर्क कर सकते हैं कि मुझे pH, मेरी सॉइल मिट्टी की pH इतनी है, मुझे 4 से 4.5 पे pH लेनी है, तो मुझे कितना जो भी pH कम करने के लिए रसायन यूज़ करते हैं हम, चाहे सल्फ़र, एलिमेंटल सल्फ़र हो, सल्फ़र बेंटोनाइट हो, दूसरे और बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसको कितना डालना पड़ेगा। अगर आप pH को
नाम बदलेंगे, जो पीएच चाहिए मिट्टी की जी उस पीएच तक मिट्टी की पीएच को नहीं लाएंगे तो फिर ये आप अच्छी तरह से ब्लूबेरी की बागवानी नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा एक साफ संदेश है, जो भी किसान या बागवान इसके ब्लूबेरी की खेती से जुड़ेंगे, कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं अपने लेवल पे, अपना ये इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का, दो चीज़ों का जरूर ध्यान दें कि कौन सी किस्म किस एरिया के लिए बढ़िया रहेगी और उनकी जहाँ पे उन्होंने बागवानी करनी है उस ज़मीन की पीएच वैल्यू कितनी है और पीएच वैल्यू को कम करने के लिए उनको कौन सा रसायन कितना डालना पड़ेगा। जी डॉक्टर नरदेव, आपने ब्लूबेरी के बारे में जो हमें बताया, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो पौधों की उपलब्धता है वो किस प्रकार से हो सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं अपने ही स्तर पर जो है पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या विभाग इसके लिए किसी तरह का प्रयास कर रहा है? अभी तक तो विभाग की तरफ से ऐसे कुछ खास प्रयास नहीं हुए हैं और जितने भी लोग इसकी पौधारोपण कर रहे हैं वो लोग अपने स्तर पर ही फॉरेन कंट्री से या इंडिया में कहीं अवेलेबल हो वहाँ से पौधे लेकर के इसकी पौधारोपण कर रहे हैं या बगीचा स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में शायद विभाग भी इस तरफ सोचेगा और अच्छे किस्म के बहुत सारी किस्मों के पौधे आयात करने की तरफ बढ़ेगा। जी ब्लूबेरी के साथ साथ और भी फल हैं जी, जैसे मैंने आपको मैकेडेमिया नट की बात कही जी जो दुनिया का सबसे बढ़िया नट कहा जाता है जी, लेकिन ये इसको हम खाली सब ट्रॉपिकल एरिया में लगा सकते हैं और वो भी ऐसे क्षेत्र जो 750 मीटर से नीचे हैं। जी अगर हम इससे ऊपर वाले क्षेत्रों में लगाएंगे, हमारे दर्शक लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मैकेडेमिया का फूल, फल, पौधा सब कुछ दिखाया हुआ, इस पे दिखाया गया है। जी तो 750 मीटर से जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पे हमारे बागवान कृषक इसकी बागवानी करना चाहेंगे तो उनके लिए ये उतना फ़ायदे का सौदा नहीं हो सकता है। जी इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे बहुत सारे कुछ हिमाचल प्रदेश में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम एवोकाडो की खेती कर सकते हैं, कुछ गोल्ड कीवी की खेती कर सकते हैं। तो ये सारे फल जो हैं, एवोकाडो हो, मैकेडेमिया हो, ब्लूबेरी हो, गोल्ड कीवी हो, इनको हम इन में जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने की जो क्षमता है उसके आधार पर इनको सुपर फूड की श्रेणी में रखते हैं। जी तो एक तो ये लोग हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेंगे जी, और साथ में जो भी कंज्यूमर्स होंगे उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। जी तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे और इससे अच्छा आमदन भी कमाएंगे और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जी डॉक्टर नरदेव, आजकल एक फ्रूट जो हम मार्केट में देखते हैं ड्रैगन फ्रूट के नाम से जिसे जाना जाता है, क्या उसके लिए भी हिमाचल में संभावनाएं हैं? क्या उसका उत्पादन भी हो सकता है? जहाँ तक आप ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं जिसको कमलम भी कहा जाता है जी, इसमें खुशी की बात है कि कुछ लोगों ने, जिला कांगड़ा की बात हो, अगर हमारे दर्शक देखना चाहें तो उनकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसका बगीचा कैसे होता है, इसका फल कैसा होता है और किस किस तरह के ड्रैगन फ्रूट्स होते हैं। तो ये खुशी की बात है कि हमारे कुछ लोग कांगड़ा जिला में, ऊना जिला में इसकी खेती की तरफ आ रहे हैं और उनके बगीचों में फल लगना भी शुरू हो गए हैं। तो हमारा जो निचला क्षेत्र है हिमाचल का और टेम्परेट रीजन का जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे हम इसकी बागवानी कर सकते हैं। और ये जो फल है ये हमारे इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं, ऐसे रसायन हैं जो पौधों में होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो ये भी अच्छा पैसा देने वाला फल है और आने वाले समय में हमारे किसान और बागवान इसकी खेती करके, बागवानी करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और फिर से जो इसके कंज्यूमर्स होंगे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो बहुत सारे फल हैं जो जिनकी बहुत बढ़िया संभावना है हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो निचला क्षेत्र हो हिमाचल का, चाहे ऊपरी क्षेत्र हो। जी डॉक्टर नरदेव, यदि हम युवाओं की बात करें, उनके लिए रोज़गार की बात करें, तो क्या संभावनाएं हैं इन नए फल फसल उत्पादन या हम कहें बागवानी में उन युवाओं के लिए?
डिम्पल मैम, मैं इस दूरदर्शन शिमला के केंद्र की तरफ से दर्शकों को या जो भी हमारे डीडी हिमाचल के दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और ये रहेगी, लेकिन बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है, अगर लोग इसको अपनाएं तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की ज़्यादा समस्या होगी। हाँ, आपके पास ज़मीन का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़मीन ना भी हो तब भी ऐसे विभाग की गतिविधियाँ हैं जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा बागवानी का जो विषय होगा या गतिविधि होगी जिसको हम बिना ज़मीन के कर पाएंगे जी। लेकिन उसके लिए हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है हमें जी। आप मधुमक्खी पालन करिए, उसमें विभाग की तरफ से भी 50% अनुदान पे उनको मक्खियाँ और मक्खियों के छाते, मक्खियों के जो डब्बे होते हैं उस पर 50% अनुदान दिया जाता है। किसी के पास बहुत छोटी ज़मीन है तो वो मशरूम की खेती कर सकता है। जी। तो बागवानी एक ऐसा विषय है, ऐसा सेक्टर है जो हिमाचल से बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता है। बेरोज़गारी तो ख़त्म होगी, हमारे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, 2 गुना क्या मैं कहता हूँ कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन साथ साथ में हमारे जो हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद है जी। और भारतवर्ष का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जी। तभी हम जो हमारे केंद्र सरकार का एक उद्देश्य है कि इसको हमने बड़ी जल्दी है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जी। इसकी तरफ हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो जी। हमारे किसान बेरोजगार या बागवान नई चीज़ों को अपनाएंगे। तो जी, डॉक्टर नरदेव, आप कार्यक्रम में आए और नए फल फसलों की क्या संभावनाएं हिमाचल में, इसके बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से हिमाचल में नए फल फसलों की संभावनाएं हैं, किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फल फसलें हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आर्थिकी को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।